Namaskar, very warm welcome to all of you on this educative platform. This is your friend and mentor अंशुल गर्ग। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं कंप्यूटर का वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक एंड जिसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां से ऑपरेटिंग सिस्टम में से क्वेश्चन ना आए, जिस एग्जाम में ऑपरेटिंग सिस्टम में से क्वेश्चन ना आए। आइए देखते हैं क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, An operating system is a program that act as an interface। यही पूछता है पेपर में, इंटरफेस किस किस के बीच में? यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में। कैसे? देखिए जी, समझाता हूं आपको कैसे होता है। देखिए, जो सबसे नीचे होता है वो होता है हार्डवेयर। अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, क्या होता है इसमें? हमें पता है कि कंप्यूटर में जो सारा काम होता है ना, वो होता तो हार्डवेयर पे है। सारा काम कहां होता है? हार्डवेयर पे। जो आपकी हार्ड डिस्क है ना, या फिर जो आपकी रैम है, जो आपका सीपीयू है, सारे काम करते तो यही है ना, है तो हार्डवेयर। और हमें क्या दिखता है? हमें दिखता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे हमने एमएस ऑफिस चलाया तो हम तो ये नहीं देख पाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, है ना। और यहां पे होते हैं हम, यानी यूजर। यहां पे क्या है? यूजर। अब आपने मान लो एमएस वर्ड खोला और आपने एमएस वर्ड के अंदर कोई काम किया, तो जब उस काम को सेव करोगे तो सेव तो वो हार्डवेयर में होगा ना जाके। मान लो हार्ड डिस्क में सेव हो रहा है, लेकिन क्या आपको दिखाई देता है क्या कि ऐसे ऐसे फाइल डल रही है? हमें ऐसा नहीं दिखाई देता। क्यों नहीं दिखाई देता दोस्तों? इसके बीच में क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। इसके बीच में क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। और कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर? ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी हमें तो सर सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे आप बोल सकते हो ना विंडो, या फिर मोबाइल चलाओ तो एंड्रॉइड, हमें सिर्फ क्या दिखाई देता है? ऑपरेटिंग सिस्टम दिखाई देता है। यानी यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस किसने प्रोवाइड कराया? इनके बीच में कौन आया? ऑपरेटिंग सिस्टम। और यही बात हमने यहां पे देखी थी कि क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चीज मैंने बोल्ड कर रखी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इट प्रोवाइड्स आ यूजर इंटरफेस। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बात? ये होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी पर्पस। ये क्या होता है? प्राथमिक उद्देश्य। प्राइमरी पर्पस होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का कि यूजर इंटरफेस प्रोवाइड कराना। क्लियर है बात? एक ऑपरेटिंग सिस्टम का सेकेंडरी पर्पस भी होता है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम का दोस्तों सेकेंडरी पर्पस भी होता है। अब आप खुद सोचिए क्या होगा सेकेंडरी पर्पस। अगर हमारे कंप्यूटर में दोस्तों अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है तो क्या आप कोई और सॉफ्टवेयर चला पाओगे? अगर और आसान भाषा करूं, अगर आपके कंप्यूटर में विंडो ही नहीं है तो क्या आप कोई और काम कर पाओगे? सर नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? तो इसका सेकेंडरी पर्पस क्या हुआ? इट प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म टू रन अदर सॉफ्टवेयर। अन्य सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए ये क्या करता है? एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है। ये क्या होता है? इसका सेकेंडरी पर्पस होता है। क्लियर है बात? अब अगर हम बात करें हम कि सर जो अपना ये ओएस होता है वो कितने प्रकार का होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कितने प्रकार का है? तो दोस्तों जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है कमांड लाइन, और एक होता है जीयूआई। विद कमांड लाइन यूजर टाइप कमांड्स टर्मिनल, और जीयूआई में क्या करता है? यूजर यूज करता है माउस का। देखिए क्या, दोबारा समझाता हूं आपको क्या चीज है ये। देखिए दोस्तों, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो टोटल होता है आपका दो प्रकार का। जनरली वो दो प्रकार का होता है। कौन सा होता है? देखिए, एक तो हमारे पास होता है जीयूआई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जीयूआई का मतलब क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और एक होता है दोस्तों आपका सीयूआई भी बोल देते हैं हम इन्हें, और हम इसे सीएलआई भी कह देते हैं। दोनों नाम हो सकते हैं। देखिए क्या क्या होता है ये। सीयूआई का मतलब होता है करेक्टर यूजर इंटरफेस। इनकी फुल फॉर्म काफी इंपॉर्टेंट है। और सीएलआई का मतलब होता है
कमांड लाइन इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, पहले हम जीयूआई की बात करते हैं। जीयूआई आपको नाम से ही नजर आ रहा है कि इसमें क्या होते हैं दोस्तों, ग्राफिक्स होते हैं। जैसे आप चलाते हो तो आपको ग्राफिक्स दिखाई देते हैं ना, आपको आइकन्स दिखाई देते हैं, है ना, आपको मेन्यूज दिखाई देती है। कैसे कैसे देखो, जैसे आप लोग अपना जब कंप्यूटर चलाते हो तो यहां अलग अलग आइकन्स नहीं बने होते, जैसे माई कंप्यूटर, रिसाइकिल बिन। अगर आपको इस माई कंप्यूटर को खोलना है तो आप क्या करोगे, आप इस पर डबल क्लिक कर दोगे और ये ओपन हो जाएगा। यानी जीयूआई के अंदर हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हम माउस का इस्तेमाल करते हैं, और ये इंटरेक्टिव होता है, इंटरेक्टिव होता है, हम आसानी से इंटरेक्ट कर सकते हैं, है ना, कलरफुल होता है। अब बहुत सारे कलर्स होते हैं, ग्राफिक्स होते हैं, आइकन्स होते हैं। ठीक है, ये होता है जीयूआई जो हम यूज करते हैं। आप मोबाइल में एंड्रॉइड यूज कर रहे हो, फिर आप कंप्यूटर में विंडोज यूज कर रहे हो, वो सब क्या है, जीयूआई, क्योंकि हम सारा काम माउस से कर सकते हैं। लेकिन बच्चे सीयूआई और सीएलआई में क्या होता है, इसमें देखिएगा क्या होता है, इसके अंदर आपको एक स्क्रीन दिखाई देती है। ठीक है, और ये जो सारी स्क्रीन है ना, ये कौन से कलर की होती है, ब्लैक कलर की होती है। सारी क्या होती है, कुछ भी नहीं होता इसके अंदर, सिर्फ ब्लैक कलर की स्क्रीन होती है। अगर आपको कोई भी काम करना है तो आपको यहां पे कमांड लिखनी पड़ेगी, और जैसे ही आप एंटर करोगे वो चीज चल जाएगी। जैसे अगर मेरे को यहां पे माई कंप्यूटर खोलना है तो कुछ भी नहीं करना सर, लेके जाओ, डबल क्लिक करो, माई कंप्यूटर खुल गया। लेकिन यहां पे आपको कमांड लिखनी पड़ती है। कमांड लिखने के लिए सर इसके अंदर हमें कीबोर्ड का यूज करना पड़ेगा, इसके अंदर माउस का कोई काम नहीं है। तो बच्चे जो सीयूआई या सीएलआई होता है, इसके अंदर हम कभी भी माउस का इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। यहां तक आई होप आपको सारे बात, ये डायग्राम मैंने आपको समझा ही दिया। ठीक है, कि यूजर होता है, फिर सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, और नीचे आपके हार्डवेयर होते हैं। दोस्तों अब ये आपके सामने कुछ एग्जांपल हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, सिर्फ आपको नाम याद रखना है इनका। ठीक है, यूनिक्स 1970 में आया, लाइनेक्स जिसे उबंटू भी कहते हैं 1991 में आया, है ना, विंडोज, और उसके बाद में आईओएस इंटेलिजेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, क्रोम ओएस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, डोस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1981 में आया। मैक जो आपके एप्पल कंपनी का होता है ना, मैकिंतोश, मैंने बहुत बार बताया मैक का मतलब क्या होता है, मैकिंतोश 2001 में आया। वीएमएस OS/400 AIX Z/OS। ठीक है, तो आपको ना बस ये पता होना चाहिए कि ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम है। कई बार वो क्वेश्चन ऐसे दे देते हैं कि एक ऑप्शन देगा और आपसे पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है, तो आपको पता होना चाहिए। क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो हमारे मोबाइल फोन यानी स्मार्टफोन में काम आते हैं। ये कुछ ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारे मोबाइल फोन यानी स्मार्टफोन में काम आते हैं। जैसे बड़ा ओएस सैमसंग मोबाइल में होता है, सिम्बियन नोकिया में होता है। एंड्रॉइड को किसने बनाया, एंडी रूबिन ने बनाया। एंड्रॉइड जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हम यूज भी करते हैं, उसको किसने बनाया बच्चे, एंडी रूबिन ने बनाया। आईओएस किसमें होता है, एप्पल में होता है। फन टच वीवो के मोबाइल में होता है, फिर मीगो, फिर वेब ओएस, और फिर ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कुछ ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो आपके मोबाइल में यूज होते हैं। उसके बाद में आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, की ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य क्या क्या करता है। इसके लिए मैं आपको एक जुगाड़ बताता हूं। देखिए, कोई भी जो एकेडमी होती है ना, उसमें दो प्रोफाइल होती है, एक होता है डायरेक्टर और एक होता है टीचर। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि वास्तविकता में काम कौन करता है, तो आप कहोगे सर टीचर करता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि वास्तविकता में काम कौन करता है, तो आप बोलोगे सर काम तो करता है टीचर, काम तो करेगा टीचर। लेकिन इस टीचर से काम करवाएगा कौन, उसको बोलेंगे सर डायरेक्टर। कि डायरेक्टरी तो बताएगा ना, मैनेजमेंट ही तो बताएगी ना कि टीचर को कब कहां कौन से बैच में क्लास लेनी है। तो सेम काम हमारे कंप्यूटर में है। जो टीचर है ना वो तो है सीपीयू, काम को करने वाला कौन है, सीपीयू। लेकिन काम को करवाने वाला कौन है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर मैं आपको कम शब्दों में बताऊं तो कंप्यूटर में सारा का सारा काम, प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, जो भी काम होगा, मेमोरी मैनेजमेंट, वो सारा काम कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। तो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊं, अगर जब भी कोई पेपर में क्वेश्चन आए, ये जुगाड़ू बात बता रहा हूं, जब भी कोई पेपर में क्वेश्चन आए, अगर ऑप्शन में ऑपरेटिंग सिस्टम है तो 99% उस क्वेश्चन का आंसर ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है, क्योंकि लगभग कंप्यूटर में सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम ही करेगा। देख लो, आपको सिर्फ नाम याद रखने, कुछ भी याद नहीं रखना। मेमोरी मैनेजमेंट, सर कंप्यूटर के अंदर बहुत प्रकार की मेमोरी होती है, उनको मैनेज करना पड़ेगा।
प्रोसेसर मैनेजमेंट, यानी जो कंप्यूटर के अंदर सीपीयू है उसको किस समय पे क्या काम करना है ऑपरेटिंग सिस्टम बताएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है दोस्तों, सिर्फ नाम याद रखना, डिवाइस मैनेजमेंट। सर हम कंप्यूटर के साथ है ना बहुत सारी डिवाइस कनेक्ट करते हैं, एक्सटर्नल भी होती है इंटरनल भी होती है, उनको भी मैनेज करना पड़ेगा। फाइल मैनेजमेंट, सर हमारे कंप्यूटर में बहुत प्रकार की फाइल्स होती हैं, ऑडियो वीडियो टेक्स्ट, उन सभी फाइल्स को मैनेज करने का काम कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। और आपको ये दो चीजें याद रखनी है, ठीक है, द कलेक्टिव फैसिलिटीज आर नोन एज फाइल सिस्टम। जो हम फाइल्स के ऊपर ऑपरेशन करते हैं, क्रिएट किया, अपडेट किया, डिलीट किया, और हमारे पास कंप्यूटर में दो प्रकार की फाइल सिस्टम होती है, एक होती है फैट और एक होता है एनटीएफएस। आपको इनकी फुल फॉर्म याद रखनी है। फैट का मतलब फाइल एलोकेशन टेबल और एनटीएफएस का मतलब होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। बस, इसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना। क्लियर है? जितना मैं बता रहा हूं सिर्फ उतना याद रखना, फालतू राम कथा हमें नहीं पढ़नी। सिक्योरिटी, आप पासवर्ड वगैरह लगाते हो ना, आप पासवर्ड लगाते हो अपने सिस्टम पे, किसके कारण हो पा रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम के कारण। ये रहा पासवर्ड। आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस कैसी है, सिस्टम की परफॉर्मेंस को कौन देखभाल करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपके कंप्यूटर में कोई एरर आ जाता है तो उसकी सहायता कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारे कंप्यूटर में बहुत सारे सॉफ्टवेयर होता है, उन सभी सॉफ्टवेयर के बीच में तालमेल कौन बनवाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर है बात, क्लियर है बात। चलिए जी दोस्तों, अब हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं। ठीक है, ये बहुत आसान है, आपको एक बार में याद हो जाएंगी सारी चीजें। देखिए, अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, वो तो था ब्रॉडली टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जितना मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं उतना कर लेना, मोर देन सफिशिएंट है, इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। नंबर 1, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला क्या है दोस्तों, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सर सिंगल का मतलब होता है एक, और यूजर मतलब चलाने वाला। तो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको एक बारी में एक ही बंदा चला पाए वो कौन सा होगा, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी का मतलब होता है एक से ज्यादा, यूजर मतलब चलाने वाला। जिस सिस्टम को एक से ज्यादा बंदे चला पाए एक समय में वो कौन सा होता है, मल्टी यूजर। कैसे सर, देखो कैसे, अभी समझ में आ जाएगा आपको। देखिए, मल्टी का मतलब एक से ज्यादा, और यूजर यानी चलाने वाला। क्लियर है, समझो। ये मान लेते हैं आपके फेसबुक का सर्वर है और यहां है बहुत सारे यूजर। देखिए, ये मान लेते हैं ये अपना फेसबुक का सर्वर है, इसके ऊपर भी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, और ये अलग अलग यूजर है, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3। अब ये तीनों यूजर एक समय पे फेसबुक चला सकते हैं ना। मान लो इसने अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपडेट करी, इसने कुछ कमेंट किया है ना, इसने कोई और वीडियो अपलोड करी, तो ये तीनों यूजर क्या कर रहे हैं, एक समय में ही इस ऑपरेटिंग सिस्टम को चला रहे हैं। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया दोस्तों, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ में आई बात आपको? क्लियर है? अब हमारे पास ना कंप्यूटर में कुछ वर्ड आते हैं, काफी बच्चों को दिक्कत होती है सर इसका क्या मतलब है। अभी समझ में आ जाएगा। कंप्यूटर, एक बार आप देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूं। एक होता है कंप्यूटर, ऑपरेटिंग सिस्टम और सीपीयू। क्लियर है? मान लो आपने कंप्यूटर में ना एमएस वर्ड खोल लिया, ठीक है, आज के बाद आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी इन वर्ड्स के बीच में। अभी लिख देता हूं सारी चीज, ठीक है। आपने क्या खोला दोस्तों, आपने एमएस वर्ड खोल लिया, एमएस वर्ड खोल लिया। क्लियर है बात? अब एमएस वर्ड कंप्यूटर के लिए क्या है, कंप्यूटर के लिए एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन है, यानी ऐप है। क्या है? एक एप्लीकेशन है। यही एमएस वर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए क्या है दोस्तों, एक टास्क है। क्या है? टास्क यानी कार्य है। और यही एमएस ऑफिस सीपीयू के लिए क्या है, एक प्रोसेस है, प्रोसेस या फिर जॉब। आई होप आज के बाद आपको कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। एमएस वर्ड कंप्यूटर के लिए तो एक एप्लीकेशन है,
ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक टास्क है, ऑपरेशन याद रखने का तरीका बताऊं, ओटी बोलते हैं ना, ऑपरेशन थिएटर। ये लो देखो, सी के बाद में क्या आ रहा है, पी। ये ट्रिक्स है आपके याद करने की। सी के बाद क्या आ रहा है, पी, यानी प्रोसेस और जॉब। क्लियर है बात? चलिए जी, क्लियर है? चलो, तो टास्क क्या होता है, टास्क क्या है दोस्तों, जो आप कंप्यूटर के अंदर कार्य करते हैं। जैसे आपने पहले खोला एमएस वर्ड, आपने पहले खोला एमएस वर्ड, ठीक है, तो ये हो गया टास्क 1, यानी पहला काम। फिर आपने कुछ गाने चला दिए, है ना, ये हो गया टास्क 2। फिर आपने कोई पिक्चर खोल ली, तो ये हो गया टास्क 3। तो जब आप बहुत सारे काम को एक साथ करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, मल्टीटास्किंग। और इसीलिए हमें नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या पढ़ना है, दैट इज योर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसी ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहा जाता है दोस्तों, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों। यानी जब आप एक समय में बहुत सारे काम करते हैं तो वो क्या होता है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन यहां पे एक सरप्राइज होगा तुम्हें जान के कि आप चाहे कितना भी महंगा कंप्यूटर ले आओ, जो आपका सीपीयू होता है ना, वो एक बारी में एक ही काम करेगा। या तो वो एमएस वर्ड चलाएगा, या वो गाने चलाएगा, या वो पिक्चर चलाएगा। लेकिन आप कहोगे सर ऐसा तो नहीं होता, हम तो कंप्यूटर में गाने भी साथ में चलाते हैं, हम तो पीडीएफ भी साथ में ओपन करते हैं, हम तो वर्ड भी चलाते हैं, वो सारा काम एक साथ हो रहा होता है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं कि सीपीयू तो एक बारी में एक ही काम करेगा। अब हमें यह समझना है कि अगर सीपीयू एक बारी में एक ही काम कर रहा है तो वास्तविकता में वो सारे काम एक साथ कैसे हो रहे हैं, इस बात को हमें ध्यान से समझना है। ठीक है, चलो आज के बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी, आप सिर्फ देखते चलिए। ये आ गई अपनी हार्ड डिस्क, ठीक है, यहां हम बना लेते हैं रैम। ये आ गया अपना रैम, ये आ गया अपना ऑपरेटिंग सीपीयू, और यहां आ गया मॉनिटर। ये डायग्राम मैंने आपको मेमोरी में भी करवाया था। ये अपनी आ गई हार्ड डिस्क, यहां आ गई आपकी रैम, ये आ गया आपका सीपीयू, और ये आपका आ गया मॉनिटर, जहां पे आपको सारी चीजें दिखाई देती हैं। क्लियर है? अब आपने क्या किया, आपने कोई हार्ड डिस्क में से पीडीएफ ओपन कर दी, तो ये पीडीएफ कहां आएगी, रैम में आ गई पीडीएफ, ठीक है। और फिर ये पीडीएफ कहां चली गई दोस्तों, सीपीयू ने इस पीडीएफ को ओपन कर दिया। टास्क 1 कंप्लीट, चलने लग रहा है। अब इतने में आपका मन किया कि सर मैं तो कोई गाना सुनूंगा, आपने कोई सॉन्ग चला दिया, तो ये सॉन्ग कहां आएगा दोस्तों, सर ये सॉन्ग आ गया रैम के अंदर। लेकिन क्या ये सॉन्ग सीपीयू ले पाएगा क्या, नहीं, क्योंकि सीपीयू के पास तो ऑलरेडी काम है, सीपीयू ने तो पीडीएफ ओपन कर रखी है। तो अब ये सॉन्ग कहेगा भाई प्लीज यार, प्लीज मेरे को भी करने दे, तो ये कहेगा चल ठीक है यार तू चल ले। तो मान लेते हैं कि पीडीएफ का काम था 5 मिनट का, 1 मिनट के लिए मान के चलते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं वास्तविकता में, कि पीडीएफ का काम था 5 मिनट का, और अभी 3 मिनट ही हुए हैं, यानी 2 मिनट तो बच गए। लेकिन ये पीडीएफ क्या करेगा, अपने 2 मिनट की शेयरिंग कर लेगा सॉन्ग के साथ, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, टाइम शेयरिंग। ये कहेगा भाई देख मेरे 2 मिनट रहते हैं अभी, पर कोई नहीं तू आ जा मेरी जगह। तो पीडीएफ तो चला जाएगा रैम में वापस, और यहां क्या आ जाएगा दोस्तों, सॉन्ग आ गया। समझ आई बात? तो पीडीएफ कहां चला गया, रैम में, और यहां पे सॉन्ग आ गया। अब ये 2 मिनट तो पूरे हो गए, तो इसने पीडीएफ ने सोचा है मेरी बारी दोबारा आनी चाहिए, तो अब पीडीएफ किसके मारेगा, लात, पीडीएफ मारेगा सॉन्ग्स के लात, और सॉन्ग को कहां भेज देगा, दोबारा रैम में। फिर सॉन्ग को गुस्सा आ गया, फिर सॉन्ग पीडीएफ के लात मारेगा और दोबारा कहां भेज देगा, रैम में। यानी ये साइकिल इतनी फास्ट होगी, इतनी फास्ट होती है ये साइकिल, आपको लगता है कि दोनों चीजें एक साथ चल रही हैं, पीडीएफ भी और सॉन्ग भी। समझ आई आपको बात? इसलिए आपको लगता है कि दोनों चीजें एक साथ हो रही है। और रैम क्या कर रहा है बेचारा, कोई वेट कर रहा है, भाई आजा तू मेरे पास वेट कर ले, पीडीएफ को कह रहा है तू आजा मेरे पास वेट कर ले। इसलिए रैम को क्या बोला जाता है, वेटिंग रूम बोला जाता है। यह बात मैंने आपको मेमोरी में बताई थी, रैम को क्या बोला जाता है, वेटिंग रूम कहा जाता है। ठीक है दोस्तों,
तो ये पूरी स्टोरी थी टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई, क्लियर है। अब इसी में एक छोटा सा कंसेप्ट आता है थ्रेडिंग का, एक छोटा सा कंसेप्ट आता है थ्रेडिंग का, ठीक है। एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूं थोड़ा सा, ताकि चीजें हमें अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए आजकल हमारी डिमांड क्या है, हम चाहते हैं कि सर हमारा काम जल्दी हो। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, जैसे आप लोग लेके आते हो ना कि आपका प्रोसेसर तो क्वाड कोर है, ओक्टा कोर है, ड्यूल कोर है। हम बोलते हैं ना कि सर हमारा सिस्टम तो ड्यूल कोर है, हम बोलते हैं ना कि हमारा सिस्टम तो ड्यूल कोर है। ड्यूल का मतलब 2, क्वाड का मतलब 4, ओक्टा का मतलब 8, ड्यूल का मतलब 2, क्वाड का मतलब 4, ओक्टा का मतलब 8। तो इसका ये मतलब है क्या कि मेरे कंप्यूटर में यहाँ पे 2 सीपीयू है, यहाँ पे 4 सीपीयू है, यहाँ पे 8 सीपीयू है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। आप ऐसे समझो कि मान लो मेरे को ना एक रूम बनाना है, रूम की कितनी दीवारें हैं? 4 दीवारें हैं। मैं कहता हूं कि एक मिस्त्री है काम को करने वाला, और मैंने उसको बोल दिया कि रूम बनाना है, तो बना देगा पर टाइम लगेगा। अब मैं क्या करता हूं, उसी रूम को ना मैं 4 अलग अलग भाग में बांट देता हूं कि एक को बोलूंगा तेरे को ये वाली दीवार बनानी है, एक को बोलूंगा तेरे को ये दीवार बनानी है, दूसरे को बोलूंगा ये दीवार बनानी है, चौथे को बोलूंगा ये दीवार बनानी है। तो काम क्या होगा, जल्दी हो जाएगा। तो इसलिए जो काम रैम में आता है ना, हम उसको क्या करते हैं, हम उस रैम को, जो रैम के अंदर काम आया है, हम उस काम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। यानी बड़े काम को हम क्या करेंगे, छोटे छोटे हिस्से में डिवाइड कर देंगे। यानी T1, T2, T3, T4, इन छोटे छोटे हिस्से को क्या बोला गया, थ्रेड। यानी जो बड़ा प्रोग्राम होता है उसको हम छोटे छोटे प्रोग्राम में डिवाइड कर देते हैं, और वह प्रोग्राम क्या कहलाते हैं, थ्रेड कहलाते हैं। उसके बाद ये कोर का क्या मतलब होता है सर, जो सीपीयू के अंदर कोर होता है ना, ड्यूल कोर, क्वाड कोर, हम क्या करते हैं, हमारे सीपीयू को अलग अलग हिस्सों में बांट देते हैं। और ये हो गया कोर 1, कोर 2, कोर 3, कोर 4। अगर मैं क्वाड कोर की बात करूं तो थ्रेड 1 हम C1 को दे देंगे, थ्रेड 2 हम C2 को दे देंगे, थ्रेड 3 हम C3 को दे देंगे, और थ्रेड 4 हम C4 को दे देंगे। यानी एक टाइम पे 4 हिस्से उसके काम करने लग गए, और हमारा काम क्या होगा दोस्तों, फास्ट हो जाएगा। ये था आपका कंसेप्ट पूरा मल्टीटास्किंग एंड टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का। जैसे ना जो आपका बल्ब होता है, आपको लगता है कि वो सिर्फ चसता रहता है ना, वो चस बुझ करता है, और इतनी फास्ट करता है कि आपको लगता है कि वो कॉन्टिन्यूअस चस रहा है। सिमिलरली हमारे कंप्यूटर में जो फाइलें हैं वो शफलिंग करती हैं, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि फाइलें एक साथ चल रही हैं, बल्कि ऐसा नहीं होता। क्लियर? चलो बस, अब तो छोटी छोटी बातें रह गई इसके अंदर। मेन हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप थे ना, वो ये वाले थे। एक होता है हमारे पास मल्टी प्रोसेसिंग, एक हमारे पास कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एक होता है दोस्तों आपके पास मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ट। आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है, मल्टी का मतलब सर एक से ज्यादा, और प्रोसेसिंग से याद रखना प्रोसेसर, प्रोसेसिंग से याद रखना प्रोसेसर। और सर प्रोसेसर का क्या मतलब होता है, सीपीयू। यानी जिसमें एक से ज्यादा सीपीयू लगे हों वो हमारा क्या कहलाएगा, मल्टी प्रोसेसिंग। सर एक से ज्यादा सीपीयू क्यों चाहिए, मान लो दोस्तों एक सीपीयू 50 काम कर सकता है, एक सीपीयू 50 काम कर सकता है, और मेरे को टोटल 52 काम करवाने हैं, तो 2 काम के लिए मेरे को एक सीपीयू और लगाना पड़ेगा ना। तो ये क्या हो गया, मल्टी प्रोसेसर, यानी मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ आई बात आपको? यहां तक नोट करें आप लोग, फिर हम बढ़ेंगे अगले पार्ट पे। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। ये जो है ना आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, जो लाइन मैंने यहां पे अंडरलाइन कर रखी है ना, डिट्टो की डिट्टो लाइन आपके पेपर में आती है, और इस पे लगा लेना वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यार, बैच का क्या मतलब है, जैसे आप लोग किसी एकेडमी में जाते हैं तो वहां पे बैच होता है ना, कि हमें एसएससी की कोचिंग लेनी है,
हमें बैंकिंग की कोचिंग लेनी है, हमें सीडीएस की कोचिंग लेनी है, तो वो क्या करते हैं, जितने बच्चे एसएससी की कोचिंग लेने आए हैं ना, उनका एक बैच बना देंगे। क्यों? क्योंकि उनको सेम टीचर पढ़ाएगा, सेम सीपीयू करेगा वो काम, उनका काम क्या है, सेम है। जो बच्चे बैंकिंग की कोचिंग लेने आए हैं, हम उनका अलग बैच बना देंगे, क्योंकि उनको अलग टीचर पढ़ा देगा। यानी जिनको सीपीयू से सेम काम करवाना है, अब मान लो मैं टीचर हूं भाई, मेरे को ये भी एसएससी का बच्चा है, ये भी एसएससी का, ये भी एसएससी का, तो मैं क्या करूंगा, उन सभी बच्चों का एक बैच बना लूंगा और एक बारी में मैं उस काम को कर दूंगा। यानी मैंने अपनी जॉब प्रिपेयर कर ली कि मेरे को आज ये वाला काम करना है। तो बैच वेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, एक तो ये लाइन याद रखना, यूजर ऑफ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम डू नॉट इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर डायरेक्टली। जो यूजर है ना, वो कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली बातचीत नहीं करता, वो क्या करता है, वो अपनी जॉब को प्रिपेयर करेगा, यानी क्या उसको काम क्या करवाना है, और उस जॉब को कहां डाल देगा, पंच कार्ड पे डाल देगा। पहले पुराने जमाने में होते थे, अब यूज नहीं होता ये, पंच कार्ड पे वो अपना सारा काम डाल देता था, और वो पंच कार्ड कहां दे देता था, सीपीयू को, कि ये वाले काम करने हैं, एंड सबमिट इट टू द कंप्यूटर ऑपरेटर कि भाई ये वाला काम मेरे को करना है। ये होता है दोस्तों आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। सिर्फ दो ही पॉइंट याद रखने हैं कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में जो यूजर है वो डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता कंप्यूटर के साथ। दूसरा काम वो क्या करता है, जो भी उसको काम करवाना है, वो एक डिवाइस आता है ऑफलाइन पंच कार्ड, उस पर वो काम डालेगा और कंप्यूटर को दे देगा। क्लियर? नेक्स्ट क्या है, मल्टी प्रोग्रामिंग। सर नाम से ही पता चल रहा है, मल्टी मतलब एक से ज्यादा और प्रोग्रामिंग मतलब प्रोग्राम। द यूजर ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कैन एग्जीक्यूट सेवरल प्रोग्राम। जब एक बारी में एक से ज्यादा प्रोग्राम हम चला दें तो वो क्या हो जाता है दोस्तों, मल्टी प्रोग्रामिंग हो जाता है। ठीक है, इसमें एक पॉइंट और डाल सकते हो आप कि आपका कंप्यूटर नॉर्मल काम कर रहा है और इतने में आपने कोई इनपुट या आउटपुट रिक्वेस्ट दे दी, है ना, आपने पेन ड्राइव लगा दी, आउटपुट यानी आपने स्पीकर का तार कनेक्ट कर दिया। तो जब हमारा काम नॉर्मल हो रहा हो और उसके अंदर हम इनपुट या आउटपुट की रिक्वेस्ट डाल दें तो वो क्या बन जाता है दोस्तों, मल्टी प्रोग्रामिंग बन जाता है। ठीक है, टाइम शेयरिंग और अपन ये कर लिया। अब हमें देखना है कि डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है। सिंगल यूजर मैंने बता दिया आपको, हमें ये देखना है कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। क्लियर है? चलिए, बहुत आसान है, कुछ है ही नहीं, अभी समझ में आ जाएगा आपको, 1 मिनट का ही काम है। नाम से ही पता चल रहा है, जिसको बांट रखा हो, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी जिसको हमने बांट रखा है। कैसे? देखो, ये मान लेते हैं पहला कंप्यूटर, ये दूसरा कंप्यूटर, ये तीसरा कंप्यूटर, ये चौथा कंप्यूटर और ये पांचवा कंप्यूटर। अब ये वाला जो कंप्यूटर है ना, उस पे सीपीयू भी है, प्लस उस पे मेमोरी भी है, प्लस उस पे ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। क्लियर? लेकिन इस वाले पे सीपीयू है, प्लस में मेमोरी है, इस वाले पे सीपीयू है, प्लस में मेमोरी है, इस पे सीपीयू है, प्लस में मेमोरी है, इस पे सीपीयू है, प्लस में मेमोरी है। लेकिन इन सबके पास क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। जैसे आप लोग जब ऑनलाइन पेपर देते हो ना लैब के अंदर, तो आपने देखा होगा कि आपका जो कंप्यूटर होता है उस पे क्या होता है, सीपीयू होता है और मेमोरी होती है, कीबोर्ड वगैरह लगे होते हैं। लेकिन जो एग्जैक्ट वो विंडो होती है ना, वो कोई सर्वर हैंडल कर रहा होता है, वहीं से पेपर आता है और वहीं पे सबमिट हो जाता है। तो ये क्या करेगा, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, डिस्ट्रीब्यूटेड। यानी यहां आपको ऑपरेटिंग सिस्टम दिखेगा, बट कौन सा, यही वाला। ये हो गया दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसीलिए इसी के अंदर एक और पार्ट ऐड कर रहा हूं मैं, एक होता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, एक होता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क का मतलब क्या है, जब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्शन में आता है डाटा का, इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान, सेंड रिसीव करने के लिए, इसमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे भी ओएस दे दो, यहां पे भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यहां पे भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और यहां पे भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और ये क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ जो है दोस्तों वो डाटा को एक्सचेंज करते हैं और यह बन गया आपका नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ में आई बात आपको? ठीक है, चलो, बहुत आसान थी, कुछ भी नहीं है। अब आओ जी नेक्स्ट पे, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये फुल फॉर्म याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आरटीओएस की फुल फॉर्म क्या होती है।
RTOS की फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम का मतलब क्या है? अभी की अभी, जब मैं बोल रहा हूं उसी समय। रियल टाइम का मतलब क्या है? अभी की अभी। यानी इट इज अ डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम इन विच टाइम इंटरवल, देखो ये रहा, जो टाइम इंटरवल होता है ना वो बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा। यानी जैसे ही मैंने कुछ कंप्यूटर को बोला काम करने के लिए, मुझे हाथों हाथ रिस्पॉन्स चाहिए। जो मैंने रिक्वेस्ट डाली और जब मुझे जवाब मिला, उसके बीच का जो टाइम है वो बहुत कम होता है। उसमें क्या होता है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसा कहां जरूरत पड़ेगी सर कि जैसे ही मैं उसको काम करने के लिए बोलूं मुझे फटाक से आंसर मिले? कहां जरूरत पड़ेगी? साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में, मेडिकल में, इंडस्ट्रियल कंट्रोल में, है ना, वेपन्स हथियार वगैरह चलाते हैं वहां पे, रोबोट्स में, जो प्लेन वगैरह होती है रॉकेट लॉन्चिंग करते हैं वहां पे। अपने को तो जरूरत नहीं है ना, इन टेक्निकल कामों में इसकी जरूरत होती है। क्लियर है बात? अब रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है सर? आसान है। जब आपने इनपुट दिया, इनपुट देने के कितनी देर बाद आपको रिस्पॉन्ड मिले उसको बोलते हैं रिस्पॉन्स टाइम। मान लो मैंने 2 बजे इसको कोई इनपुट दिया और मेरे को 2:05 पे रिस्पॉन्स मिला, तो जो बीच के 5 मिनट हैं वो क्या होगा? आपका रिस्पॉन्स टाइम होगा। वो क्या होगा? रिस्पॉन्स टाइम होगा। क्लियर है? अब ये जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना दोस्तों, 2 प्रकार का होता है। एक होता है हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और एक होता है सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो, मैं कहता हूं कि ये बंदा ना यार कठोर है। कठोर का मतलब है कि वो किसी की नहीं सुनता। कठोर यानी हार्ड का मतलब है कि वो कोई दया नहीं दिखाता। तो जो हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो इतना सा भी डिले बर्दाश्त नहीं करता। भैया वो बहुत स्ट्रिक्ट टीचर है। आप ऐसे समझ लो कि 2 टीचर है, एक तो है हार्ड और एक है सॉफ्ट। तो जो हार्ड टीचर है ना, मान लो क्लास का टाइम था 9 बजे का, तो कोई बच्चा 9:04 पे आया, तो वो टीचर इतना हार्ड है कि उसने उस बच्चे को बाहर भगा दिया कि निकल भाई, मैं डिले बर्दाश्त नहीं करूंगा। लेकिन सॉफ्ट वाला क्या कहता है? कोई नहीं यार, 5 मिनट लेट हुआ, कोई नहीं, बैठ जा, बट आगे से ना करियो। फर्क समझ में आया? तो हार्ड वाला क्या होता है? इसके अंदर बहुत क्रिटिकल टास्क होती हैं और ये स्ट्रिक्ट होता है। सॉफ्ट वाला क्या करता है? ये लेस स्ट्रिक्ट होता है और थोड़ा सा डिले पॉसिबल है। इसके अंदर कोई भी डिले नहीं होना चाहिए। लेकिन सॉफ्ट वाला क्या कहता है? थोड़ा बहुत डिले तो मैं चला लूंगा। क्लियर है बात? क्लियर है बात? चलो जी, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? एम्बेडेड। जैसे आप सैंडविच देखा ना आपने, सैंडविच, सैंडविच में क्या होता है? एक ब्रेड लेते हैं, दूसरी ब्रेड लेते हैं और उसके बीच में सब कुछ एम्बेड कर देते हैं, है ना। वेजिटेबल्स भी डाल दी, चीज भी डाल दी, टिक्की भी डाल दी, बटर भी डाल दिया, मेयोनीज भी डाल दी, सब कुछ हमने उस ब्रेड के अंदर पैक कर दिया। तो ऐसे काफी सारे कंप्यूटर होते हैं जिसके अंदर ही सब कुछ होता है। उसी में रैम है, उसी में हार्ड डिस्क है, उसी में सीपीयू है। जैसे आपने ट्रैफिक लाइट देखी होगी, एक ट्रैफिक लाइट अपना कंप्लीट कंप्यूटर है। तो ऐसे एम्बेडेड सिस्टम्स के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए गए उनको क्या कहा गया? एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज अ स्पेशलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज इन कंप्यूटर विच आर बिल्ट इनटू अ लार्जर सिस्टम। जैसे गाड़ी वगैरह के अंदर जो बड़े बड़े डिवाइस के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे कार्स, ट्रैफिक लाइट, जीपीएस, ठीक है, एटीएम मशीन, एलिवेटर, इनके अंदर भी दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं? एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है जी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है सर? बहुत ही आसान है। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपके मोबाइल फोन्स में होते हैं उनको मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। क्लियर है? सबसे ज्यादा फेमस कौन सा है? एंड्रॉइड। सबसे फेमस कौन सा है सर? एंड्रॉइड है। क्लियर? चलो, अच्छा, अगर आपसे वो यू पूछ ले कि एंड्रॉइड का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? एंड्रॉइड 13 है। तिरामिसु कौन सा है? एंड्रॉइड 13 है। एंड्रॉइड 14 का नाम है अपसाइड डाउन केक। अपसाइड डाउन केक, लेकिन ये अभी तक आया नहीं है। अभी तक लेटेस्ट कौन सा चल रहा है? एंड्रॉइड 13। 14 इसके बाद में आएगा। क्लियर है बात? चलो, ये मैंने आपको दोस्तों पहले बता दिया था। रैम रोम के टाइम में मैंने आपको बताया था बूटिंग क्या होता है। जब हम कंप्यूटर को शुरू करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि हार्ड डिस्क में रखा होता है उसको लोड करवाना पड़ता है मेन मेमोरी के अंदर। ठीक है, इसको बोलते हैं बूटिंग। बूटिंग 2 प्रकार की होती है, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। जब आपका कंप्यूटर चल रहा है तो वो वार्म है यानी गर्म है। जब आप चलते कंप्यूटर को बंद करके दोबारा से शुरू करोगे तो ये तो होता है वार्म बूटिंग। कोल्ड का मतलब क्या है? ठंडा। जब आपका कंप्यूटर पहले से बंद पड़ा है तो वो क्या है? ठंडा। जब बंद पड़े कंप्यूटर को आप चलाओगे तो वो क्या होता है? कोल्ड बूटिंग। क्लियर? टर्न ऑन द कंप्यूटर फ्रॉम एन ऑफ पोजीशन। जब बंद कंप्यूटर को आप शुरू करते हो तो कोल्ड बूटिंग।
वार्म का मतलब कंप्यूटर चल रहा था, गर्म था, चलते कंप्यूटर को रीस्टार्ट किया, वार्म बूटिंग। क्लियर? चलो जी, ये आपको थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना आपको, कि आर्किटेक्चर में क्या होता है, शेल क्या होता है और कर्नल क्या होता है। ठीक है, देखिए अभी समझ में आ जाएगा आपको। देखो दोस्तों, इस डायग्राम को ध्यान से देखना। हमें एक बात पता है कि कंप्यूटर में सारा काम कौन करता है जी? हार्डवेयर है, बीच में हार्डवेयर होता है ना। इस हार्ड और ये हमें यूजर, क्या हमें हार्डवेयर दिखाई देता है? सर नहीं दिखाई देता। हम कोई भी कमांड देते हैं, हम कोई भी काम कर सकते हैं, तो हमें क्या दिखाई देता है? हमें दिखाई देता है शेल। हमें क्या दिखाई देता है? शेल। यानी आपको अगर कोई भी काम करना है तो आपके साथ कौन बातचीत करेगा? शेल बातचीत करेगा। कौन बातचीत करेगा? शेल बात करेगा। अब हमें कौन सी भाषा समझ में आती है? हाई लेवल। मशीन यानी कर्नल, जो कर्नल होता है ना आपका, कर्नल को कौन सी समझ में आती है? लो लेवल। तो शेल क्या करेगा? इस हाई लेवल को लो लेवल भाषा में कन्वर्ट करके कर्नल को दे देगा और कर्नल आपका काम कर देगा। यानी आपने बोला शेल को, देखो जो यूजर है ना, यूजर किसे बोलेगा? यूजर बोलेगा शेल को, और शेल किसको बोल देगा? कर्नल को, और आपका काम हो जाएगा। बस इतना सही होता है। देखो ये लिख रखा है मैंने, यहां पे क्या लिख रखा है मैंने? देखो शेल क्या है? एक यूजर प्रोग्राम है जो इंटरफेस प्रोवाइड कराता है यूजर को। यही मैंने बोला ना कि यूजर को इंटरफेस कौन प्रोवाइड करवाएगा? शेल करवाएगा। इट एग्जीक्यूट प्रोग्राम बेस्ड ऑन द इनपुट प्रोवाइडेड बाय द यूजर। यानी जैसा काम यूजर बोलेगा शेल को, शेल वैसा करवा देगा। कर्नल क्या होता है दोस्तों? हार्ट एंड कोर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट क्या होता है दोस्तों? आपका कर्नल होता है। दैट मैनेजेस ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर एंड हार्डवेयर। यानी जो भी आपको काम करना है, जितने भी आपके हार्डवेयर लगे हैं, सभी को मैनेज कौन करेगा? कर्नल करेगा। ठीक है, एक लाइन और याद रखना, इट एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द यूजर एंड द रिसोर्सेज ऑफ द सिस्टम। यानी जो यूजर है और जो कंप्यूटर के हार्डवेयर है, रिसोर्सेज हैं, उनके बीच में ब्रिज का काम कौन करेगा? कर्नल करेगा। कर्नल करेगा। क्लियर है बात? चलो और डिटेल में देखते हैं इनके काम। ये लो जी दोस्तों, शेल क्या है? सर एक इंटरफेस है यूजर और इनके बीच में। कर्नल क्या होता है सर? सबसे कोर यानी इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट, शेल क्या करता है दोस्तों? शेल क्या है? CLI है। अभी हमने देखा कमांड लाइन इंटरप्रेटर, कमांड लाइन होता है। और कर्नल क्या करता है? ये लो लेवल को समझता है। यानी शेल क्या करता है? जो हाई लेवल लैंग्वेज हमने दी उसको इंटरप्रेट करके आगे कर्नल को समझा देगा कि भैया ये वाला काम करना। क्लियर है? और देखो जी, शेल अलाउ इट्स यूजर टू कम्युनिकेट विद कर्नल। यानी शेल क्या करता है? यूजर की कर्नल से, वही पॉइंट्स है अलग अलग लैंग्वेजेस में, बात करवाता है। और कर्नल का काम क्या होता है? सारे के सारे काम को कंट्रोल करना, सारे के सारे हार्डवेयर को कंट्रोल करना। अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो शेल बहुत प्रकार का होता है, जैसे कॉर्न शेल, सी शेल, बोर्न शेल एक्सेट्रा। अगर मैं कर्नल की बात करूं, हाइब्रिड कर्नल, माइक्रो कर्नल, मोनोलिथिक कर्नल, इनके बारे में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपको सिर्फ नाम याद होने चाहिए कि ये शेल के प्रकार होते हैं और ये कर्नल के प्रकार होते हैं। क्लियर है बात? चलो ये वाला पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि यूजर कोई भी कमांड देता है ना, जैसे मेक डायरेक्टरी करवाऊंगा मैं आपको, तो वो सारी किसके पास जाती हैं? वो शेल के पास जाती हैं। कर्नल क्या करेगा? उन कमांड को एग्जीक्यूट करेगा। यानी आपसे रिसीव कौन करेगा कमांड? शेल। शेल वो कमांड किसको दे देगा? कर्नल को। कर्नल उन कमांड्स को चला देगा। क्लियर है? शेल क्या करता है? मेमोरी मैनेजमेंट करता है। शेल क्या करेगा दोस्तों? मेमोरी मैनेजमेंट करेगा। और कर्नल क्या करेगा? प्रोसेस मैनेजमेंट करेगा। एक मेरे को यहां से डेफिनेशन बात याद आई जो पेपर में आती है कि प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस क्या होता है? डेफिनेशन याद रखना। प्रोसेस क्या होता है दोस्तों? प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन, यानी जब आपका कोई प्रोग्राम है वो चलने लग जाए तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों? प्रोसेस कहलाएगा। कैसे? सर प्रोग्राम तो हमारा कहीं पे भी रखा हो सकता है, मान लो सेकेंडरी मेमोरी में रखा है, एक्सटर्नल मेमोरी में रखा है।
जब इस प्रोग्राम को आप मेन मेमोरी में डाल दोगे यानी रैम में डाल दोगे तो यह जो प्रोग्राम है अब क्या कहलाएगा दोस्तों, प्रोसेस कहलाएगा। जब आप प्रोग्राम को मेन मेमोरी में डाल देते हो तो वो क्या कहलाता है दोस्तों, प्रोसेस कहलाता है। क्लियर है बात? चलो, शेल क्या होता है सर, आउटर लेयर बनाता है, बाहर की लेयर बनाता है। कर्नल क्या बनाता है, इनर लेयर बनाता है। ये मैंने आपको डायग्राम में दिखा दिया, ठीक है। शेल क्या करता है, यूजर से इंटरेक्ट करता है और यूजर की भाषा को कंप्यूटर को समझने वाली भाषा में कन्वर्ट कर देता है। कर्नल क्या करता है, कर्नल सारे के सारे हार्डवेयर हैं उनको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा और जो भी आपने उसको कोड दिया है मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसको एग्जीक्यूट करेगा। क्लियर? चलो अच्छा, ये आती है दोस्तों आपकी प्रोसेस लाइफ साइकिल। क्या है आपकी प्रोसेस लाइफ साइकिल, ये हमें देखना है क्या होता है। ठीक है, चलो एक तो याद रखना, जिस प्रकार हमारी जो लाइफ है वो अलग अलग स्टेजेस में है ना, हम चाइल्डहुड में होते हैं, अडल्टहुड में होते हैं, फिर बूढ़े होते हैं, फिर मर जाते हैं। ऐसे ही जब कोई नई प्रोसेस बनती है तो उसके 5 स्टेट होते हैं, न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग और टर्मिनेट। अभी समझा देता हूं, कभी नहीं भूलोगे। देखो डायग्राम समझ लेना, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। देखो, न्यू का मतलब है कि सर कोई नई प्रोसेस बन गई, कोई नई प्रोसेस बन गई। जैसे ही कोई नई प्रोसेस बनेगी वो कौन सी स्टेट में आ जाती है, रेडी स्टेट में। रेडी मतलब सर अब वो काम करने के लिए तैयार है, काम करने के लिए वो तैयार है। और ये इंपॉर्टेंट है काफी, यानी जो प्रोसेस होती है ना वो कहां पे वेट करती है, रेडी स्टेट में वेट करती है कि सीपीयू आ जा और मुझे लेके चला जा, मेरे ऊपर काम कर ले। तो ये क्वेश्चन आता है कि प्रोसेस सीपीयू का वेट कहां करती है, रेडी स्टेट में। जैसे ही इस प्रोसेस को सीपीयू मिल गया, सीपीयू ने काम करना शुरू कर दिया, प्रोसेस चल पड़ी। और चलने को क्या बोलते हैं दोस्तों, रनिंग स्टेट। क्या चल पड़ी, रनिंग स्टेट में आ गई। अब प्रोसेस चलने लगी तो उसको ध्यान आया कि यार मेरे को तो है ना प्रिंटर की जरूरत है। इसको ध्यान आया कि मेरे को अपना काम पूरा करने के लिए प्रिंटर की जरूरत पड़ेगी। तो ये प्रिंटर के लिए इस स्टेट से बाहर आ जाएगी और वेट करेगी प्रिंटर का। किसका वेट करेगी, प्रिंटर का। क्लियर है? और अब यहाँ पे सीपीयू खाली हो गया। मान लो एक टीचर है जो डाउट ले रहा है एक बच्चे का, और एक बच्चे के पास पेन नहीं है, बोला सर रुको मैं 5 मिनट पेन लेके आता हूं। तो वो बच्चा गया, इतने में दूसरा बच्चा आ जाएगा ना डाउट लेने के लिए। तो जब वो पहले वाला बच्चा दोबारा आएगा तो टीचर क्या बोलेगा, तू 5 मिनट वेट कर, पहले इसके ले लेता हूं। तो जैसे ही ये प्रोसेस यहां पे आई, दूसरी प्रोसेस यहां पे आ गई और इसको फिर दोबारा से कहां पे जाना पड़ा, रेडी स्टेट में। और रेडी से फिर रनिंग, जब इसका काम पूरा हो गया तो प्रोसेस क्या हो जाएगी, टर्मिनेट। प्रोसेस क्या हो जाएगी दोस्तों, टर्मिनेट हो जाएगी। समझ में आई बात आपको? ये 5 स्टेट होती हैं आपकी लाइफ साइकिल की। न्यू का मतलब क्या है, प्रोसेस इज क्रिएटेड। क्लियर? रनिंग का मतलब क्या है, इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटिंग, यानी काम चल रहा है। ठीक है? वेटिंग का क्या मतलब है, वेटिंग का क्या मतलब है दोस्तों, द प्रोसेस इज वेटिंग फॉर इवेंट, यानी कोई इनपुट का वेट कर सकता है ना, कोई आउटपुट का वेट कर सकता है। रेडी का मतलब क्या था, द प्रोसेस इज वेटिंग टू असाइन टू अ प्रोसेसर, यानी जो प्रोसेस है वो सीपीयू का वेट कर रहा है। सेम वही बातें जो मैंने पढ़ाई आपको। और टर्मिनेट का मतलब क्या होता है दोस्तों, द प्रोसेस कंप्लीटेड इट्स एग्जीक्यूशन, प्रोसेस ने अपना सारा काम कर दिया। क्लियर है बात? समझ में आई दोस्तों आपको ये बातें? अब इसके बाद में हमें देखना है हमारा जो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम वो है डोस, और ये हम करेंगे अगली क्लास में और फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आपके लिए ना एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो देखिए क्या है। ये स्पेशल इंफॉर्मेशन है सीजिल वाले बच्चों के लिए जो सीजिल टायर 2 की तैयारी कर रहे हैं। सीजिल ने जो सिलेबस हमें दिया है ना उसके अंदर उन्होंने कुछ टॉपिक मेंशन नहीं किए। जैसे कौन से टॉपिक मेंशन नहीं किए उन्होंने एक तो उसके अंदर लॉजिक गेट मेंशन नहीं किया, लॉजिक गेट्स, ठीक है, जिसके अंदर आपका बुलियन अलजेब्रा भी आता है। बुलियन अलजेब्रा एक रजिस्टर्स का पार्ट है, ठीक है। एक जैसे सी प्लस प्लस हो गई अपनी, और एक अपना है डीबीएमएस।
DBMS। और मुझे लगता है कि ये और ये तीन पार्ट तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उन्होंने मेंशन नहीं किया। तो जितने बच्चे सीजीएल की तैयारी कर ले उनके लिए मैं एक काम कर सकता हूं, आप लोग जो आज अपना ऑफिस खत्म हो जाएगा, सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम खत्म हो जाएगा ना, तो अपना सिलेबस कंप्लीट है कंप्यूटर का। 2 वीडियो लगेंगे, पहली आज आपने कर ली और दूसरे लेक्चर में आप डोज कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद में मैं क्या करूंगा, इन सभी चैप्टर्स की वीडियो बना के मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा। आप लोग क्या कर, उसके नोट्स जो है ना, ये जो मेरी बुक है, जब आप इसको परचेज करोगे तो सब कुछ लिखा हुआ है उसके अंदर, लॉजिक गेट कंप्लीट लिखा हुआ है, बुलियन, रजिस्टर, सी प्लस डीबीएमएस दिखाऊंगा आपको, ये सब लिखा हुआ है। ये तो डायरेक्टरीज होगी, जैसे किसने क्या बनाया, ये सारे आविष्कार के नाम हैं, ठीक है। और ये अपना कंप्यूटर सिक्योरिटी का हो गया चैप्टर, ऐसे ही पूरा डीबीएमएस का चैप्टर है, ये फुल फॉर्म्स आ गई। यानी इसके अंदर क्या है दोस्तों, ये मैंने पूरा नोट, मेरी बुक है, ये मेरी बुक की सॉफ्ट कॉपी है। इसके अंदर आपको लॉजिक गेट भी मिलेगा, रजिस्टर्स भी मिलेंगे, सीपीयू क्या, सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, HTML, वो सब मिलेगा। तो इन टॉपिक्स की वीडियो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और आप लोग कवर कर लीजिएगा, जितने बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में है ना मेरे साथ, तो वो थोड़ा सा वेट करें, वहां पे आपके एमसीक्यूज के क्वेश्चन भी आएंगे, और साथ में इन जितने भी चैप्टर्स यूट्यूब होगी मैं वो लिंक सेंड कर दूंगा आपको, ठीक है। यूट्यूब चैनल आपको पता है ही दोस्तों, और टेलीग्राम भी इसी नाम से है, यूट्यूब भी इसी नाम से है। तो आप लोग यहां जुड़ जाइएगा, यहां आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा और आपको सारे नोट्स वगैरह यही मिल जाएंगे। जितनी भी इंफॉर्मेशन है सीजीएल के लिए वो मैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में डालता हूं। इसी में क्या है, आपका यूट्यूब है, और इसी में क्या है दोस्तों, आपका टेलीग्राम है। तो ये सीजीएल वाले बच्चों के लिए इंफॉर्मेशन थी, तो उन चैप्टर को अपना स्किप मत करना। क्लियर है बात? और कोई भी आपको कुछ पूछना हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं सीजीएल वाले बच्चे, या फिर टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं, स्टे कनेक्टेड। और अपना सिलेबस मैंने आपको बहुत एक हाई लेवल पे करवाया है, उम्मीद करता हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन मैं गलत नहीं होने दूंगा। तो आज के लिए इतना दोस्तों काफी है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।